हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे थ्रेट के बारे में जानेंगे जहां पर वर्ड्स एक खतरनाक वेपन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये है न्यूक्लियर सिग्नलिंग, वो साइकोलॉजिकल गेम जिसमें न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज अपनी अपनी ताकत और इरादों का सिग्नल दूसरे कंट्रीज को भेजते हैं। आज हम जानेंगे कि ये सिग्नलिंग क्या होती है, क्यों इतनी अहम है और कैसे इंडिया और पाकिस्तान ने अपने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को दिखाकर एक दूसरे को समझाने की कोशिश की है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं कि न्यूक्लियर सिग्नलिंग क्या होती है। न्यूक्लियर सिग्नलिंग एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है जिसमें न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, इंटेंशंस या रेड लाइन को एक्सप्लिसिट तरीके से, जैसे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स या मिलिट्री डील्स के जरिए या फिर इम्प्लिसिट मैसेजेस के थ्रू कन्वे करती हैं, ताकि एडवर्सरीज को डेटर किया जा सके और अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें। इस सब का पहला मकसद है डेटरेंस, दुश्मन को ये मैसेज देना कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो एग्रेशन के बारे में सोच भी ना सके। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज एश्योरेंस, अपने अलाइज को ये यकीन दिलाना कि उनकी हिफाजत हम न्यूक्लियर के जरिए भी कर सकते हैं। एंड लास्ट, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, यानी पॉलिसी को न्यूक्लियर रख कर एडवर्सरी को कंफ्यूज करना, जिससे वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करें और हेजिटेट करें। लेकिन ये बात याद रहे कि न्यूक्लियर सिग्नलिंग एक डबल एज स्वॉर्ड है। कभी कभी तो डेटरेंस का काम करता है, मगर गलत फहमी से न्यूक्लियर क्राइसिस तक भी ले जा सकता है। अब हम एनालाइज करेंगे कि न्यूक्लियर सिग्नलिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कैसे सिग्निफिकेंट है। नंबर 1, क्रेडिबल थ्रेट। ऑब्वियसली सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देना किसी भी कंट्री के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन सिग्नल करना आसान और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। अगर ओपोनेंट को लगेगा कि आप न्यूक्लियर यूज कर सकते हैं, तो वो कन्वेंशनल वॉर में भी आने का नहीं सोचेगा। सेकेंड है क्राइसिस मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी से पॉलिसी मेकर के पास ज्यादा फायरिंग ऑप्शंस रहते हैं। जरूरत पड़ने पर लिमिटेड कन्वेंशनल या न्यूक्लियर रिस्पांस दोनों पॉसिबल होते हैं। लास्टली, डिप्लोमेटिक लिवरेजेस। सिग्नलिंग से निगोसिएशन और ट्रीटीज में प्रेशर बनाया जा सकता है, जिससे आप एक बेहतर डील बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रिसेंट ईरान यूएस न्यूक्लियर टॉक्स ऑफ 2025 में इस डिप्लोमेटिक लिवरेजेस का प्रोडक्टिव इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान अपने यूरेनियम अरेंजमेंट को 60% तक बढ़ा चुका है। इंटरिम एग्रीमेंट प्रपोज करके IAEA इन्वॉल्वमेंट की इंसिस्टेंस के साथ और रशिया से डिप्लोमेटिक बैकिंग सिक्योर करके अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिप्लोमेटिक लिवरेजेस में कन्वर्ट कर चुका है। ये सिग्नल्स यूएस पर सैंक्शन रिलीफ और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंसेशंस के लिए प्रेशर बनाते हैं, जिससे तेहरान अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मजबूत कर रहा है। अब आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि न्यूक्लियर सिग्नलिंग जियोपॉलिटिक्स को कैसे शेप करता है। लेकिन क्या आज की इस एडवांस एरा में, जहां AI टेक्नोलॉजी काफी प्रोग्रेस कर चुकी है, अपनी AI ड्रिवन मिस इन्फॉर्मेशन से न्यूक्लियर सिग्नलिंग को अनप्रिडिक्टेबल बना देगी? और क्या एक्सीडेंटल एस्केलेशन का रिस्क बढ़ गया है? इसके लिए आप हमारी ये रिकमेंडेड वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया है कि AI और टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हमारी जियोपॉलिटिक्स कैसे शेप कर रही हैं। अब हम इस पूरे फिनोमेना को इंडिया और पाकिस्तान के बीच एनालाइज करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि हम ये जान सके कि इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट कैसे बनी। इंडिया ने 1998 में 11th and 13th मई के बीच पोखरान टेस्ट रेंज में 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। मकसद पाकिस्तान को सिग्नल देना कि अब इंडिया एक क्लियरली डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है और उसके स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में न्यूक्लियर डेटरेंस आ गई है। तो पाकिस्तान ने भी सिर्फ चुप बैठना मना कर दिया और यौम तकबीर यानी 28 में 1998 को चागई 1 और चागई 2 के टेस्ट किए। इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग्स में PM नवाज शरीफ की नो चॉइस पॉलिटिकल स्टांस को प्रमोट किया गया और स्ट्रेटेजिक पैरिटी की जरूरत की वजह से दे डिसाइडेड टू गो न्यूक्लियर। साथ ही यूनाइटेड नेशंस ने इस क्राइसिस को रिस्पॉन्ड किया
और UNSC रेजोल्यूशन 1172 के तहत दोनों मुल्कों के टेस्ट को कंडेम किया और सैंक्शंस के जरिए दोनों मुल्कों की इकोनॉमी को हिलाया गया। We have no choice but to impose sanctions pursuant to the Glenn Amendment, as is required by law. It is now more urgent than it was yesterday that both Pakistan and India renounce further tests, sign the Comprehensive Test Ban Treaty. Soon after, when these two countries became nuclear, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। दो न्यूक्लियर आर्म नेबर्स के बीच एक पहली मेजर क्लैश। मई 31, 1999 को पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद अहमद ने वार्न किया कि अगर वॉर एस्केलेट हुई तो पाकिस्तान कोई भी वेपन इस्तेमाल कर सकता है, जो कि एक न्यूक्लियर सिग्नलिंग थी और न्यूक्लियर थ्रेट के रूप में इंटरप्रेट हुई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने न्यूक्स को बॉर्डर के करीब शिफ्ट करने की कोशिश की थी, जिस पर यूएस प्रेसिडेंट क्लिंटन ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को डायरेक्टली फोन करके क्वेश्चन दिया। हाउएवर, इस सिग्नलिंग ने इंडिया को फुल स्केल इन्वेशन से रोक दिया और कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड रह गया। रिसेंटली पुलवामा क्राइसिस और बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में भी बोथ कंट्रीज यूज्ड न्यूक्लियर सिग्नलिंग, जिससे कॉन्फ्लिक्ट को डेटर किया गया और मेजर एस्केलेशन नहीं हुई। अब हम इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को चिकन मॉडल से समझते हैं। चिकन मॉडल या चिकन गेम एक गेम थ्योरी का मॉडल है जहां दो ड्राइवर्स सीधे रोड पे तेज गाड़ी चला रहे होते हैं। ये दो ड्राइवर्स एक दूसरे की डायरेक्शन में आ रहे होते हैं। जो पहली ब्रेक लगाता है उसको चिकन माना जाता है और अगर दोनों ही नहीं रुकते तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर इस मॉडल के तहत इंडिया एंड पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज और स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्राइन को एनालाइज किया जाए तो बोथ ड्राइवर्स हैव इक्वल कैपेबिलिटीज। नो मैटर कि इंडिया की मिलिट्री और वेपन्स की तादाद जितनी भी है, लेकिन पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मौजूद है, जिससे डेटरेंस एस्टेब्लिश हो जाती है। अब देखना यह है कि इन दोनों ड्राइवर में से कौन सा ड्राइवर दूसरे को चिकन बनने पर मजबूर करता है। अब अगर हम इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को रीड करें तो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है कि इंडिया कभी भी पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ रिटेलिएशन की पॉलिसी रखेगा। इससे ओपोनेंट को क्लियर सिग्नल मिलता है कि इंडिया एस्केलेट नहीं करेगा अंटिल दे हैव बीन अटैक्ड। लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी में फर्स्ट यूज क्लॉज इंक्लूड करता है, यानी अगर इंडिया किसी भी कन्वेंशनल या नॉन न्यूक्लियर वॉर का सोचता भी है तो उसके जवाब में पाकिस्तान न्यूक से जवाब देगा ताकि कन्वेंशनल इम्बैलेंस कवर किए जा सके, स्पेशली कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट में काउंटर फोर्स पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए। पाकिस्तान की ये स्ट्रेटेजी इसीलिए थी क्योंकि पाकिस्तान जियोग्राफिकली एंड पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का कन्वेंशनल अटैक बेयर नहीं कर सकता। उसने इंडिया को वार्न किया कि अगर कोई भी माइनर सा भी अटैक किया जाता है तो पाकिस्तान इस बात से हेजिटेट नहीं करेगा कि वो कोई भी वेपन यूज कर सकता है। यानी एक तरह से न्यूक्लियर सिग्नलिंग दे दी गई थी। नाउ इफ यू कैन सी कि चिकन मॉडल के लेंस से पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर सिग्नलिंग दी थी उसकी वजह से अपनी साइड की व्हीकल का स्टीयरिंग ही तोड़ दिया और दूसरी साइड के ड्राइवर को ये हेजिटेट करना पड़ा कि वो किसी भी तरह के क्लैश या एनकाउंटर में ना जाए। फॉर एग्जांपल 2001 एंड 2002 के मिलिट्री स्टैंड ऑफ में, जिसको ऑपरेशन पराक्रम भी कहा जाता है, इंडिया ने मेजर मोबिलाइजेशन के बावजूद भी डायरेक्ट स्ट्राइक अवॉइड की क्योंकि न्यूक्लियर एस्केलेशन का थ्रेट था। इसी वजह से ये कहा जाता है कि न्यूक्लियर सिग्नलिंग डिफरेंस का एक पावरफुल टूल है, मगर क्लैरिटी और ट्रस्ट बिल्डिंग के बिना ये डिजास्टर्स मिसअंडरस्टैंडिंग भी बन सकती है। आने वाले डिजिटल और एआई वॉर में मिस इन्फॉर्मेशन से न्यूक्लियर सिग्नलिंग और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसके लिए रोबस्ट कम्युनिकेशन चैनल्स और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स सबसे ज्यादा जरूरी है। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू दुनिया एक गेम ऑफ सिग्नल्स तो है ही, लेकिन अगर न्यूक्लियर सिग्नल्स गलत पड़े गए तो गेम रियल वॉर में बदल सकती है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में
ये न्यूक्लियर सिग्नलिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये रियल डिफरेंस है या बस एक बंदर मौत का खेल? कमेंट्स में आप अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आ रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में आज जिस तरह की वॉर्स जारी हैं और जो भी सिविल वॉर्स हो चुकी हैं उसको किस तरह से सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड ने डिजाइन किया है।